चलिए प्रॉब्लम्स बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया था, इफ solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, ठीक है, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, ठीक है। यानी कि हम लोग को निकालना क्या था, KH का वैल्यू निकालना है। KH का वैल्यू क्या होगा, solubility of H2S in water at STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपका, उसका वैल्यू हम लेते हैं 180 m। स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू कितना लेते हैं, 180 m। ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसटीपी का तो मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 0.195 m। तो 0.195 m का मतलब, स्मॉल m का मतलब होता है मोलालिटी। तो आपको क्या चीज़ का मान दे दिया है, मोलालिटी का मान दे दिया हुआ है। तो मोलालिटी का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 0.195। तो 0.195 को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए हम 0.2 मान लेते हैं। नहीं, ऐसे आप 0.195 पे भी रख सकते हैं, ठीक है। हम सॉरी 0.2 मान रहे हैं, 0.2 मान सकते हैं। चलिए, तो मोलालिटी 0.2 मान लिए। तो अगर मोलालिटी 0.2 है, नहीं, और हमको केएच का वैल्यू निकालना है, तो केएच मतलब हेनरी का फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, तो हेनरी का फॉर्मूला सब लोग जानता है, P बराबर KH और X सॉल्यूट। नहीं, अच्छा, तो हमको KH का मान निकालना है। प्रेशर का वैल्यू चेक करते, तो STP दिया हुआ है, तो STP का मतलब प्रेशर कितना होता है, 180 m। तो प्रेशर का वैल्यू पता है 180 m। KH का वैल्यू निकालना है, अगर कैसे भी करके मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल जाए, नहीं, तो हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक। तो दिया क्या है, मोलालिटी, और निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम ऐसा एक फॉर्मूला बताए थे आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, मोलालिटी बट्टा मोलालिटी प्लस 55.5। नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई तभी कर सकते हैं जब सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो। सॉल्वेंट के रूप में क्या हो, वाटर हो। नहीं, तो आपके यहाँ सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है, ध्यान रखना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग मोलालिटी का वैल्यू यहाँ रख सकते थे 0.2 के आसपास में। मोलालिटी का वैल्यू 0.2 और प्लस में रख सकते थे यहाँ पे 55.5। तो यहाँ से आप सॉल्व करते तो आपका आता 0.2 और 55.5, ये 55.7 जाएगा ना जी, 55.7 हो जाएगा। नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लगभग कितना आएगा, 0.003। चलिए, तो 0.003 के आसपास में हम लोग का वैल्यू आ रहा है मोल फ्रैक्शन का। नहीं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको निकल गया। अब निकालना क्या था, केएच। नहीं, तो हमारे पास केएच निकालने का फॉर्मूला आसानी से यहाँ से निकल सकता है। केएच बराबर क्या करते, पी और बट्टा में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से आप देखते तो P का वैल्यू आपको पता है, STP का मतलब 180 m, तो 1 रखते, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप रख सकते थे 0.003। इसी को सॉल्व करते, जो अप्रॉक्स आंसर आएगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। परेशानी है, ये बनाए थे, कितना लोग बनाए थे, 3 आदमी या 2 5 आदमी, एक 6 आदमी दिख रहे हैं बस। इधर से एक भी आदमी नहीं। बहुत लोग है कि उसको समय नहीं मिला सर देखने का, दिक्कत ये है। नहीं, समय निकालिए इस सब चीज के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता था। आगे बढ़ सकते हैं। अब जो लोग नहीं बनाए थे उन लोगों को ये बना देने पे समझ में आ रहा है कि वो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर
इज 1.67 इंटू 10⁸ 8 पास्कल। केएच का वैल्यू शायद दे दिया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट का मतलब होता है केएच, तो केएच का वैल्यू शायद दे दिया हुआ है 1.67 गुना 10⁸ 8 पास्कल, ये दे दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 का क्वांटिटी निकालना है इन 500 मिलीलीटर सोडा वाटर नहीं, हमको यहाँ से 500 मिलीलीटर सोडा वाटर दिया हुआ है, यानी वाटर का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। वो कितना दे दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। When packed under pressure of 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin, प्रेशर ऑफ CO2 भी शायद दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है? 2.5 atm। 2.5 atm। देखिए केएच का यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम होना चाहिए। न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा केयर कीजिएगा कि केएच का यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट जो है वो पास्कल में है और इसका यूनिट जो है वो एटीएम में है। नहीं, तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे केयर करना है कि 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल होता है? 1.013 ऐसा कुछ लिखा जाता है, नहीं, गुना 10⁻5 पास्कल होता है। नहीं, तो लगभग 1.013 को 1 नहीं मान सकते हैं, 1 गुना 10⁻5 पास्कल, यानी जो 2.5 एटीएम आया है इसको पास्कल में बदलना है तो हम ऐसा लिखें 2.5 गुना 10⁻5 पास्कल। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, एटीएम को पास्कल में बदलना है तो पास्कल में बदलने के लिए हम उसमें 10⁻5 से गुना कर दिए, ये पास्कल में बदल गया। नहीं, अप्रॉक्स हम मान चल रहे हैं। तो केएच का वैल्यू पता है, प्रेशर ऑफ CO2 पता है, तो केएच और प्रेशर पता है तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा नहीं। हेनरी का क्वेश्चन है भाई, नहीं, तो हेनरी का तो फॉर्मूला हमको पता ही है, P = KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रेशर हमको पता ही है, केएच का वैल्यू पता ही है, तो यहाँ की मदद से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो P करेंगे और बट्टा में क्या करेंगे, KH करेंगे। P का वैल्यू हमको पता है, शायद कितना है, 2.5 गुना 10⁻5 पास्कल, 10⁻5 पास्कल ये है, डिवाइडेड बाई केएच का वैल्यू भी पता है 1.67। काटने के लिए इसको लगभग 2 भी मान सकते हैं, ऐसे एक्यूरेट ही सॉल्व कीजिए। 1.67 इंटू 10⁻8 पास्कल, ये मान सकते हैं। पास्कल से आपका पास्कल कैंसिल हो जाएगा, नहीं, 10⁻8 है, 10⁻5 है, तो यहाँ पे 10⁻5 पूरा कट जाएगा, इसमें से 5 गो शून्य चल जाएगा तो क्या शून्य बचेगा, 3 गो, ये लिख दिए। बराबर में इसका डेसिमल हटाएंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 167, और डेसिमल उड़ाएंगे तो गुना में 100 चला जाएगा ऊपर, नहीं, और आ जाएं तो यहाँ पर गुना में अगर नीचे आ जाए तो गुना 10⁻3 यानी 1000 नीचे बचा हुआ है, यही ना बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से कुछ काटते हैं तो 2 शून्य से इसका 2 शून्य कट जाता है। हम लोग को देखा जाए तो ऊपर अब बच गया 25, नीचे बच गया हम लोगों को 100 और गुना में आ गया 167। नहीं, आप काट सकते हैं, 25 चौका 100 भी कट सकता है। यहाँ से आपको आ गया 1 बट्टा में 4 गुना 167। नहीं, तो इसको सॉल्व करके हम लोग मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा, हैं 41 कैसे आएगा जी? मोल फ्रैक्शन का वैल्यू तो हमेशा 1 से कम ही आता है। नहीं, आई 1 बट्टा इतना है तो 0.000 समथिंग आना चाहिए। वन 167 में 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आ गया 1 बट्टा में आ गया 668। अब 1 में डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 668, वैल्यू हम लोग को आ गया 0.2 गो 0 है 1, नहीं बाकी में 4 भी है तो 0.0014, तो ये वैल्यू हम लोग को आ जा रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे केयर करना है, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है।
नहीं, क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ CO2 हमको निकालना है। नहीं, और वाटर का अमाउंट कितना दिया है? 500 मिलीलीटर। तो ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट ही है ना जी। ये क्या है हमारा? सॉल्वेंट। अच्छा, पानी के बारे में हम एक बात याद करने के लिए कहे थे, आपको ध्यान में हो तो। हम आपको बोलते हैं हमेशा कि अगर 1000 मिलीलीटर अगर वाटर दिया हुआ है, तो 1000 मिलीलीटर वाटर को अगर आप मोल में बदलिएगा तो ये आता है 55.5 मोल। ये ध्यान में है? इसमें दिक्कत है? 1000 मिलीलीटर पानी को अगर कोई बोले कि मोल में लिखो तो कितना होगा? 55.5 मोल। यहाँ पर पानी है कितना? 500 मिलीलीटर। तो अगर पानी 500 मिलीलीटर है तो 500 मिलीलीटर अगर तुम पानी लोगे तो 500 मिलीलीटर पानी कितना के बराबर होगा? तो 55.5 आई बट्टा में आएगा 1000, अगुना में क्या? 500, यानी 55.5 का आधा बस कर देना था। ध्यान रखना है। तो इसको अगर डिवाइड करें तो हम लोग को आ जाएगा 2 दूना का 4 और फिर 2 सत्ते 14 और फिर 2 सत्ते 14 और फिर 2 पचे 10, यही ना आएगा जी। 27.75 इतना मोल हमको निकल जाएगा क्या चीज का? मोल ऑफ सॉल्वेंट या मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। बोलो इतना में दिक्कत है? ठीक। अब ध्यान से देखो, मोल ऑफ सॉल्वेंट तुमको पता है नहीं, और हमको निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है? मोल ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला होता है मोल ऑफ CO2 बट्टा मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू तुम निकाल चुके हो 0.0014, 0.0014 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तुमको निकालना है, बट्टा फिर मोल ऑफ सॉल्यूट तुमको यहाँ पे निकालना है, और मोल ऑफ सॉल्वेंट तुमको पता है 27.75, 27.75। बोलो दिक्कत है? नहीं, याद रहे कि जब भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जब ऐसा कुछ आ जाए 0.00 यानी 2-3 गो जीरो आए, 0.00 आने लगे तो समझ जाओ कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो याद करो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम बताए थे कि n+n बराबर क्या होता है? कैपिटल N। ये कब करेंगे? जब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत कम हो। नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू सोच लो 0.001 है, इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.001 मोल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। सॉल्यूट के अमाउंट को नेग्लिजिबल कब नहीं मानेंगे? जब सॉल्यूट का अमाउंट 0.2 दिया रहे, 0.4 दिया रहे, 0 पॉइंट कोई नंबर आ जाए, 0 नहीं आए। यहाँ पे क्या आ गया? 0.00 तब 1 नहीं, तो ये सॉल्यूट को क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल। तो चलो इसी इक्वेशन को अब हम ऐसे लिखें 0.0014 बट्टा n बराबर n। इस n को क्या मान लें? 0। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे क्या बच गया? होगा नहीं। अब यहाँ से n का वैल्यू अगर निकालेंगे तो n का वैल्यू हम लोग को 0.0014 मल्टीप्लाइड बाई 27.75 होगा नहीं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो जो भी चीज यहाँ पर वैल्यू तुमको आएगा वो क्या निकलेगा? मोल ऑफ CO2। क्या निकलेगा? मोल ऑफ CO2 निकलेगा नहीं। लेकिन जब भी अमाउंट पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है, अगर क्वेश्चन पढ़ें तो हमको बोला गया है क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 हम मोल पे भी अगर छोड़ देंगे तो हमारा ठीक है नहीं, क्योंकि क्वांटिटी निकल गया कि कितना CO2 चाहिए, वो निकल चुका, मोल ऑफ CO2 निकल गया, तो क्वांटिटी मेरा निकल गया। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब भी क्वांटिटी पूछे तो आंसर ग्राम में लाइएगा। आंसर क्या चीज में लाइएगा? ग्राम में लाइएगा। तो आपका मोल ऑफ CO2 निकल चुका है, अब मोल को ग्राम में बदलना है। तो आप जानते हैं, हम लोग को बताया गया है नहीं कि अगर हमको वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल्स टू मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मोल का वैल्यू कैलकुलेट करके आपको डबल टिक आया है, डबल टिक कर दीजिए, गुना मॉलिक्यूलर वेट CO2 का। तो आप जानते हैं कितना होता है? 44, कार्बन का 12 और 16 दूना 32, 32 और 12 44 नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका स्टार आ जाएगा, उस स्टार में ग्राम लगा दीजिएगा। दिक्कत है? बन जाएगा कि नहीं बनेगा?
बन जाएगा। नहीं, अब इसमें कहीं भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको लग रहा हो जो नहीं हमको समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपसे बनना ही चाहिए, ध्यान रखना है। प्रॉब्लम अगर नहीं बन रहा है नहीं तो फिर पढ़ाई किसी काम का है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी के पास है? कुछ लोग क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से ये वाला। ये समझ सबको आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? नहीं ये चलिए, तो आप लोग कह रहे हैं हाँ तो हाँ, आगे बढ़िए। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पढ़ा जाए। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रो वाटर, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रो वाटर। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन था उसको समझे थे ना? पिछला क्वेश्चन जो था इसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन दिया गया था कि एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी है और पानी का अमाउंट कितना था? 500 मिलीलीटर था। और इस बर्तन में हम लोग कर क्या रहे थे कि CO2 गैस को हमको घुलाना था, CO2 गैस को घुलाना था। और यहाँ पे एक पिस्टन लगाया गया था और इस पिस्टन से जो प्रेशर था वो प्रेशर लगाया जा रहा था 2.5 ATM का। यही क्वेश्चन था। नहीं, आपको पानी दे दिया था 500 मिलीलीटर। कितना दिया था? 500 मिलीलीटर। और 500 मिलीलीटर में आपको CO2 घुलाना है। अगर आप 2.5 ATM प्रेशर CO2 पर लगा रहे हो तो बताओ कितना CO2 इस पानी में घुल जाएगा। तो वही ना हम निकाले। दिक्कत है तो ये क्वेश्चन भी आपको समझना जरूरी है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। सेम एज अगला क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप से मिलता जुलता है, पढ़िए तो। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रो वाटर, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas is dissolved in 1 liter of water? नहीं, फिर वही क्वेश्चन है। वाटर का अमाउंट कितना दिया? अमाउंट ऑफ वाटर 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना मोल? 55.5 मोल। सीधे यहीं से लिख लिए, पहला काम हो गया। नहीं, अगले पॉइंट पे है। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर तो हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2। अच्छा, हमको निकालना है यहाँ पर मिली मोल्स ऑफ N2, यानी हम पहले लिखते हैं ये निकालना है, हमको निकालना है मोल्स ऑफ N2। अब मोल्स निकल जाएगा तो मोल में 1000 से गुना कर देंगे, अपने मिली मोल निकल जाएगा। नहीं, तो हमको निकालना क्या है? मोल ऑफ N2। मोल ऑफ N2 निकालना है। वाटर का अमाउंट 1 लीटर दिया था, 55.5 मोल। नहीं, फिर वही कहानी है, एक बर्तन है उसमें पानी है, एक बर्तन है उसमें क्या है? पानी है। और पानी में क्या घुलाना है? N2 गैस को घुलाना है। नहीं, पानी में N2 गैस को घुलाना है। पानी का अमाउंट कितना है? 1 लीटर। ठीक, आगे पढ़ते हैं अब क्या लिख रहा है। एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार। अच्छा, N2 जो है उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर हमको दे दिया है 0.987 बार, 0.987 बार। अब अप्रोक्स मान ले अगर, तो थोड़ा सा आंसर डिसमैच करता है, लेकिन हम 1 मान ले रहे हैं। लगभग कितना मान रहे हैं? 1 बार। 0.987 है तो लगभग 1 बार मान लिए, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ध्यान रखना है। तो आंसर में हो सकता है कि अगर आंसर वाला बनाने के समय बुक का आंसर जो होता है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू का रखा होगा तो थोड़ा सा आंसर इधर मिसमैच करता है, ध्यान रखना है। चलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना मान लिए? 1 बार। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पता है, साथ साथ KH फॉर N2 दिया हुआ है। KH N2 का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 76.48। किलो बार लिखा है तो किलो बार को भी बार में बदल लो, 10 का पावर 3, यानी 1000 से गुना कर दो। नहीं, किलो को किलो बार को बार में बदल दिए, नहीं तो कैसे गुना कर देंगे? 1000 से। कैसे केजी होता है, केजी को बोलते हैं ग्राम, बदल दो तो 1000 से गुना कर दो। करते हैं, इतना में कोई दिक्कत है? तो देखो, तो प्रेशर पता है, केएच पता है, मोल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा? निकलेगा। फिर से वही कहानी, हेनरी लॉ, P बराबर KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 होगा। लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मतलब हुआ P और बट्टा में क्या लिखेंगे? KH। चलो, P का वैल्यू शायद दिया हुआ है 1, तो 1 मान लिए, डिवाइडेड बाई 76.48, 76.48 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 3 होगा। चलो, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल रहे हैं तो 1 में 76.48 से डिवाइड करके देखेंगे
हम लोगों को 1 डिवाइडेड बाई 76.48 0.013 0.013 इसको ऊपर ले जाओ 10 का पावर -3 नहीं 10 का पावर -3 का मतलब हुआ 0.013 अब बट्टा में क्या है 1000 समझो एक तरह से नहीं अगर 1000 है इसको डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा 0.00 नहीं 0 और उसके बाद 013 आएगा नहीं तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है बहुत कम है नेग्लिजिबल है यानी कैसा सॉल्यूशन है डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट बोलो लिखेंगे नहीं n प्लस n को यहाँ पर n के रिस्पेक्ट में इस n का मान क्या होगा 0 नहीं अब यहां से देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम निकाल चुके हैं यहां पर हम वैल्यू लिख रहे हैं 0.013 गुना 10 का पावर -3 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल ऑफ N2 निकालना है और मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर पानी को आप मान चुके हैं कितना 55.5 मोल तो 55.5 मोल यहां से मान लेंगे नहीं यहां से सॉल्व करेंगे तो n बराबर 0.013 गुना 10 का पावर -3 गुना 55.5 सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा मोल क्या निकलेगा मोल ऑफ N2 लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है क्या निकालने के लिए मिली मोल ऑफ N2 तो मिली मोल ऑफ N2 निकालना होगा तो मिली मोल ऑफ N2 इसको सॉल्व करके आपको डबल टिक मान लो वैल्यू आ गया इस डबल टिक वाले वैल्यू में क्या करना है 1000 से गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा मिलीमोल दोनों क्वेश्चन सेम नहीं था मिलता जुलता था नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है अब चूंकि ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम पहले भी कहे हैं कि एनसीईआरटी में जो भी वैल्यू देता है वो एक्सपेरिमेंटली सही होता है बस में है ना जैसे लिखा है 0.987 बार नहीं ठीक है N2 गैस को 1 लीटर पानी में घुलाने के लिए कितना प्रेशर लगा रहा है 0.987 बार लगा रहा है यानी एकदम एक्सपेरिमेंटली सही है बस में है ना नहीं तो एक्सपेरिमेंटली जो सही वैल्यू होता है ना वही एनसीईआरटी में देता है ध्यान रखना है तो वैल्यू याद नहीं करना है बस हम बताएं कि उसका वैल्यू क्यों भारी भारी लगता है क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है जो एक्सपेरिमेंट सही है न्यूमेरिकल के पर्पज से देता ही है साथ साथ ये वैल्यू भी तो बोलो इसमें दिक्कत है किसी को देख लो समझ में आए तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए तो कुछ है नहीं बस आपको वैसे ही करते जाना है नहीं तो ये 3 न्यूमेरिकल था नहीं जो आपको हेनरी लॉ पर एनसीईआरटी के इंटेक्स में दिया हुआ था ठीक है तो आज शाम को हम हेनरी लॉ पे कुछ क्वेश्चन बना के आपको भेजेंगे उसको आपको बनाना होगा ठीक है हेनरी लॉ पे कुछ क्वेश्चन हम बना के डालेंगे उसको आपको बनाना होगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए अगला टॉपिक हम लोग का इसमें है वेपर प्रेशर नहीं तो वेपर प्रेशर तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आते हैं नहीं थोड़ा बताइएगा वेपर प्रेशर के बारे में मतलब कोई पूछेगा डिफाइन वेपर प्रेशर किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा बोलिए वेपर प्रेशर कोई भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वेपर बनता है और उस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही तो वेपर प्रेशर है नहीं इसमें इतना ही क्या सोच लेना है बस में है ना तो सिंपल है किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है नहीं जो प्रेशर लगाया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं इसमें एक वर्ड जुटेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे
उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ध्यान रखना है, तो सिंपल है। अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग को सिंपली कहा जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर ऑफ ए लिक्विड, pressure exerted by vapor of a liquid on solvent surface, on जनरली यहाँ पर solvent surface हम मेनली मानते हैं, लेकिन वो solvent और पूरे बर्तन पे भी प्रेशर लगाता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं solvent surface in equilibrium position, pressure exerted by vapor of a liquid on solvent surface in equilibrium position is called as equilibrium vapor pressure, is called as equilibrium vapor pressure, is called as equilibrium vapor pressure, और इसी को सेचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हैं, इज कॉल्ड एज सेचुरेटेड वेपर प्रेशर और सिंपली वेपर प्रेशर। ध्यान रखना है, ठीक। तो हम लोग क्या कहा गया, वेपर प्रेशर का कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड ऑन सॉल्वेंट सरफेस इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, या सिंपली उसको वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। दिक्कत है नहीं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड को आप जब गर्म कर रहे हो बंद कंटेनर में, किसी भी लिक्विड को जब आप गर्म कर रहे हो बंद कंटेनर में, तो जिस समय रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाए, उस पोजीशन को ही हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ध्यान रखना है, तो पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन, when rate of vaporization and rate of condensation when rate of vaporization and rate of condensation is same, then that position is called as equilibrium position। Then that position is called as equilibrium position। उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं भाई। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसी पोजीशन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझ लिया जाए। देखिए तो देखा जाए, जैसे कहने का सेंस ये है कि मान लो एक बंद बर्तन हम ले लेते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो मान लो यहां पर हम लोग पानी ले लिए हैं। ध्यान रखना है, ये हम लोगों का देखा जाए तो यहां पर एक स्केल लगा हुआ है इस तरह से, जिस स्केल पे कुछ वैल्यूज होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस बर्तन में जो हम लिक्विड लिए हैं, मान लो कि ये लिक्विड आपका वाटर है। ठीक, अब इसको हम गर्म करना शुरू किए। ठीक है, जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जो पानी होगा वो वेपर में बदलना शुरू करेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। अब कहानी को थोड़ा ठीक से समझ लो, यहां पर आपका पानी है, क्या है, पानी है। पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर लगता है, पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर कितना होता है, 1 atm।
ध्यान रखना है, ठीक है। 1 ATM का प्रेशर यानी नेचर जो है वो पानी को 1 ATM के प्रेशर से दबाए हुए है, ठीक, 1 ATM के प्रेशर से दबाए हुए। और ये प्रेशर कौन लगाता है? जो एटमॉस्फेयर में गैसेज है वही सब लगाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैस है वही ये सब प्रेशर लगाता है, ध्यान रखना है। नहीं तो 1 ATM का प्रेशर इस पानी पर लगा हुआ है। अब मान लो इसी पानी को हम यहाँ थोड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ा समझ लो। यहाँ पर आपका पानी है, ठीक है। अब पानी को आप हीट दिए, मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दे दिए, कितना दिए? 60 डिग्री सेल्सियस आप इसको टेम्परेचर दे दिए। अब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला तो पानी को जब गर्म करने लगिएगा ना, आप देखे होंगे ध्यान से, पानी को जब गर्म कीजिएगा तो पहले नीचे का पेनी गर्म हो रहा है, फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल जो है नहीं उसको एनर्जी मिलना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे देखिएगा वो हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता है। नहीं तो हिलता है का मतलब क्या? उसको एनर्जी मिलने लगा तो वो तैयारी कर रहा है कि अच्छा अब हमको बर्तन से बाहर निकलना है, बुझा रहा है ना? नहीं वो अपना एकदम तैयारी में है कि अच्छा अब हमको बर्तन से मेरा एनर्जी बढ़ रहा है, हम बर्तन से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि बाहर के जो गैसेज हैं उनकी ताकत 1 ATM है। कितनी है? 1 ATM। बाहर के जो गैसेज हैं उनकी ताकत कितनी है? 1 ATM। अब आप पानी को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, तब तक इस पानी का, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो पानी का मॉलिक्यूल है, इसका जो ताकत था, इसका ताकत वो हो गया 0.6 ATM। प्रेशर का मतलब क्या होता है? ताकत, धक्का देना, प्रेशर लगाना, यानी आपकी कितनी ताकत है, जितनी ताकत होगी उतने ना प्रेशर लगाइएगा जी। नहीं तो इस पानी का जो नीचे वाला पानी था इसको एनर्जी मिला, तो इसको एनर्जी मिला तो इसको लगा ना कि मेरी ताकत बढ़ गई। नहीं उस ताकत को लेकर ये फटाफट और सबको धक्का धुकी दे के बाहर निकल गया। नहीं जैसे ही बाहर निकला तो बाहर इसका ताकत कितना था? इस पानी का मॉलिक्यूल ताकत कितना कितना लेके निकला है? ये 0.6। नहीं बुझा कि भाई ताकत तो अब हो गया है, निकल चला जाए। नहीं बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला तो जो बाहर के गैसेस थे उनकी ताकत कितनी थी? 1 ATM। सब मिल के इनको बढ़िया से उपाय किया, नहीं इनका पूरा एकदम इनको बढ़िया से धुलाई किया, धुला उला के इनको नीचे ढकेल दिया। नहीं ये साहब फिर से कहाँ आ गए? नीचे आ गए। नहीं अब नीचे जब वो आया तो सबको कहा भाई इतना ताकत लेके जाओगे ना, इतना ताकत 0.6 लेके ताकत जाओगे तो ऊपर उपाय कर देगा सब। नहीं इसलिए ताकत पहले पूरा भरपूर ले लो सब। बाहर वाला जो गैस है उसका ताकत 1 ATM ताकत है, तो कम से कम बर्तन से अगर निकलना है तो कम से कम 1 ATM के बराबर ताकत हो जाए तबे निकलो, ताकि जब बराबर ताकत रहेगा ना तो हमला नहीं करेगा सब। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर पानी इंतजार करता है और टेम्परेचर का, तब 60 से 70 हुआ, 70 पर उसका ताकत 0.7 हुआ। नहीं फिर 80 हुआ 0.8, फिर 90 हुआ 0.9, फिर जैसे ही 100 हुआ इस पानी के पार्टिकल्स की ताकत 1 ATM के बराबर हो गई। अब जैसे ही इसकी ताकत 1 ATM के बराबर होती है ये फटाक दे बाहर निकलने लगता है, ध्यान लगता है। इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप कितना कहते हो? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी के मॉलिक्यूल्स की ताकत एटमॉस्फेरिक गैसेस के ताकत के बराबर हो जाती है। नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के मॉलिक्यूल्स की ताकत एटमॉस्फेरिक गैसेस के ताकत के बराबर हो जाती है। नहीं तो इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। कि उसी टेम्परेचर पर पानी जो है वो गैसियस फॉर्म में निकलना शुरू करता है। इतना में दिक्कत है? अच्छा तो ये बताओ बाहर जो गैसेज हैं उनकी ताकत 1 ATM है, तो अब ये कहानी है। अगर बाहर का जो गैस हो उसका प्रेशर हम 1.5 ATM कर दें, नहीं यहां पर देखो पानी, वही पानी है, इस पानी को अब तुम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए तो पानी के मॉलिक्यूल का ताकत कितना हो जाएगा? 1 ATM। अब बताओ कि अगर 1 ATM ताकत लेके अगर ये बाहर निकलेगा और बाहर के गैस का ताकत 1.5 ATM रहेगा तो क्या ये बाहर एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं, इसको फिर धक्का मार के लोग नीचे फेंक देंगे। नहीं अब इसको देना पड़ेगा 150 डिग्री सेल्सियस। नहीं यानी सेमे पानी है भाई, यहां जो पानी है और यहां जो पानी है वो सेमे है, बस चेंज क्या किया है? बाहर का प्रेशर। जैसे जैसे पानी पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पानी पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आप कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ये कितना प्रेशर पर? 1 ATM प्रेशर पर। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर घट जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा।
नहीं तो कोई पूछे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, तो कैसे हम लोग बोलते हैं फटाके दे 100 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट है तो हाँ सर कांस्टेंट है। नहीं तो कांस्टेंट कितना पर है बाबू, 1 atm प्रेशर है तब कांस्टेंट है, इतना में दिक्कत। अब आइए यहाँ पर कहानी, ये बर्तन जो है बंद है, बर्तन क्या है, बंद है। अभी इस बर्तन में कौन सा गैस प्रेजेंट है, वायुमंडलीय गैस यानी कि एटमॉस्फेरिक गैस, नहीं, जो कि इस पानी पर कितना प्रेशर लगा रहा है 1 atm का। तो पानी को आप हीट किए, ठीक है, पानी को हीट किए, तो पानी को हीट कीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर लेयर आपको कोई को दिख रहा है पानी का, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मान लो 4 गो लेयर है। 4 गो में से हम मानते हैं कि 1 गो लेयर जो है वो वेपर में बदल गया, 1 गो लेयर वेपर में बदल गया। अब देखिए तो कई गो लेयर बचा, तीन गो लेयर बचा, 1 2 3। नहीं आइए जो देखो जो डॉट डॉट दे रहे हैं ये सब कौन है, ये कौन है, एटमॉस्फेयर वाला, नहीं ध्यान रखना है। अब एक लेयर इसमें से निकला है, देखो स्टार वाला दे रहे हैं, ये स्टार वाला कौन है, वाटर वेपर, ये वाटर वेपर है, तो ये वाटर वेपर गया होगा, इस स्केल पे प्रेशर लगाया होगा तो स्केल थोड़ा सा ऊपर गया हो कि नहीं गया होगा, गया होगा, स्केल थोड़ा सा ऊपर गया, गया कि नहीं गया, गया। अच्छा ये जो बर्तन था, इस बर्तन में ये जो 4 लेयर पानी थे, उस 4 लेयर पानी पर 1 atm का प्रेशर लग रहा था, क्योंकि बर्तन में खाली कौन था, एटमॉस्फेरिक गैसेस थे। यहां पर आइए, अभी 3 लेयर पानी बचा है, इस 3 लेयर पर अब 2 तरह का प्रेशर लग रहा है। एक जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो भी इनको प्रेशर लगा रहे हैं, और ये जो पानी जो वेपर में बदल गया है वो भी अब इन पर प्रेशर लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो ये बताइए कि यहां पर आप 100 डिग्री सेल्सियस ताप दिए थे जब प्रेशर 1 atm था, नहीं, अब यहां पर जब आप देखिएगा तो इस पानी पर अब प्रेशर बढ़ के हो गया 1.2 atm, कितना हो गया 1.2 atm। आप टेम्परेचर आप कितना दे रहे हैं 100 डिग्री। तो ये बताइए कि जो बचा हुआ पानी है वो वेपर में बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये आपका जो स्केल जो था वो कुछ देर के लिए उठा था, क्या ये आप हीट दे रहे हैं, नहीं, आप टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट 100 डिग्री मेंटेन किए हुए हैं, नहीं, लेकिन बताइए स्केल उठेगा कि नहीं उठेगा, स्केल नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि अब पानी वेपर में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है इस टेम्परेचर पर। अगर आप चाहते हैं कि और पानी वेपर में कन्वर्ट करे तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए। ये सब कहानी बुझा रहा है, ये खाली हम ही बुझ रहे हैं, बुझना होगा नहीं। तो ये जो स्टेट हुआ, इस स्टेट पर आपका स्केल बढ़ना बंद कर दिया, स्केल रुक गया। यानी शुरू में जब हम पानी गर्म किए तो स्केल देख रहे हैं कि एकदम धड़ 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 उठ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद स्केल जो है जाकर रुक गया, अब स्केल बढ़ ही नहीं रहा है जबकि हम टेम्परेचर ठीक दे रहे हैं, नहीं, तो स्केल नहीं उठ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। कौन सा पोजीशन आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, ध्यान रखना है। अब जो बचा हुआ पानी है वो वेपर में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, तो बचा हुआ पानी अब वेपर में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब बचे हुए पानी पर प्रेशर बढ़ चुका है, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर नहीं बना सकता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये वेपर बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो समझ में आया। तो यहां से हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान रखना है, जिस समय आपका स्केल ऊपर नीचे आना बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, उस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि अब अगर कोई पानी गलती से वेपर में कन्वर्ट करेगा नहीं, तो फिर वो तेजी से नीचे आ जाएगा। यानी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं, एक पानी अगर ऊपर जा रहा है तो फिर फट देगा नीचे चला रहा है, यानी कि अब ना वेपर बन रहा है ना ही लिक्विड बन रहा है। अगर कोई वेपर में कन्वर्ट कर रहा है तो तुरंत वो लिक्विड में भी कन्वर्ट कर जा रहा है। यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का स्पीड एकदम सेम हो गया। तो स्केल ना बढ़ेगा ना घटेगा, स्केल कांस्टेंट हो जाएगा। उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। नहीं तो अब कोई पूछता है कि वेपर प्रेशर क्या है, नहीं तो बता सकते हैं आप, किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, कोई पूछ दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, तो हम बताएंगे कि वह पोजीशन है जिस पोजीशन पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है। या अगर एक्सपेरिमेंटल बताएं तो वह पोजीशन है जिस पोजीशन पर हमारा स्केल
बढ़ना घटना बंद हो जाता है, स्केल रुक जाता है, उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिक्कत है इसमें? नहीं, तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।